Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends. I now request all the dignitaries to join hands for ringing the bell of democracy. All the dignitaries are joining hands. A big round of applause and let us join in this celebration. Standing tall and united for the democracy of India, for lighting the traditional lamp. Shubham Karoti Kalyanam, this important ritual of our great nation, Bharat. This tradition symbolizes wisdom that to do our duties. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs on stage. I invite Honorable Speaker of Jharkhand Legislative Assembly, Shri Rabindranath Mahato ji, the chair. 14वें भारतीय छात्र संसद के अधिवेशन में हम श्री रविंद्रनाथ महतो को उनके विचार सुनने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। मैं सर्वप्रथम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी करात और इसी संस्था के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल बी करात कितने बड़े भव्य आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही सभा में हमारे साथ डायस पर बैठे हुए मान्य बहुत सारे गणमान्य हमारे देश के दूसरे प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस के पवन खेड़ा जी, स्टूडेंट लोग और हमारे सामने जितने सारे लोग इस MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करता हूं। आज जिस विषय पर मुझसे विचार रखने की अपेक्षा की गई है वे विषय अत्यंत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय है कि रेवड़ी संस्कृति आर्थिक बोझ या आवश्यक सहारा। सर्वप्रथम तो मैं करात साहब से इस बात की शिकायत करूंगा कि इस विषय में जो भी रेवड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं दिल में चुभने वाला शब्द है, क्योंकि हम लोग जिन लोगों के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके थाली में सही मायने में रेवड़ी होते ही नहीं है। वे लोग तो वास्तव में 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं और आजीवन संघर्ष करते हैं। अपने बचपन को विसर्जन देकर के बुढ़ापा तक इसी संघर्ष में जुड़े रहते हैं। उनके पास साफ पीने योग्य पानी नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश की बड़ी आबादी को अब तक इस जो मौलिक अधिकार है, मौलिक सुख सुविधा है, इसका मयस्सर स्वाधीनता के इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मैं जहां रहता हूं आप सारे लोग जानते हैं वो झारखंड है और झारखंड के रांची, जब आप सुबह शहर में निकलेंगे पो फटने के समय यानी प्रातः बेला में आप वहां जाएं तो कुछ ऐसा नजर आएगा जो शायद आपके जीवन में आप उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाए। आपको दिखेंगे कई नौजवान
ज़्यादातर की देह अपने दुबलेपन और कमजोर नजर आती है और मैले कुचले कपड़ों में नौजवान मवेशी की भांति 2-2, 3-3 क्विंटल से भी अधिक सामग्री या सामान लादकर अपने साइकिल में खींच रहे होते हैं। अंधेरे के ओंठ में इस भारी बोझ के साथ वे 20-30 किलोमीटर का सफर तय कर चुके होते हैं। उन्हें ये सामग्री रांची शहर में बेचना होता है ताकि किसी भी तरह अपने परिवार का, अपने बाल बच्चा का भरण पोषण कर सके, अपना पेट भर सके। इसमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनके जमीन के नीचे खनिज संपदाओं से भरा हुआ होता है और सरकार की नीति और नियम के तहत उनको जमीन से विस्थापित कर दिया जाता है और उनके जमीन से खनिज निकलने के बाद जब वे विस्थापित हो जाते हैं, जब विस्थापित का दंश झेलते हैं, तब उन लोगों को इस पशु सुलभ काम करने के लिए, अपने पेट के लिए बाध्य होना पड़ता है। जहां पर पहले जब उनके जमीन से लोहा, कोयला, तांबा, अभ्र का उत्खनन नहीं होता था, तब तक उस जमीन में खेती बाड़ी करके वे अपने घर परिवार का जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन ये हो जाने के बाद वे बेचारा जमीन से भी बेदखल हो गया और कमोबेश इस व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर में माइंस और मिनरल बेस स्टेट है, हर स्टेट के साथ ऐसा ही है। हमारे झारखंड में तो ये कुछ ज्यादा ही है। आपने जो हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री जयाद्रेज का पुस्तक सेंस एंड सॉलिडेरिटी झोलावाला इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन में उल्लेखित किया है कि मेरे मन में ख्याल आता है आखिर यह इस दशा में क्यों है। इसका एक जवाब मेरे मन में आता है कि यह संयोग की बात है। ज़्यादातर की दुर्दशा पीछे उनका अपना कोई दोष नहीं होता है। वे एक वंचित व्यक्ति, गरीब परिवार में पैदा हुए, बचपन में कुपोषण के शिकार होते हैं, पढ़ने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी कई बातें विवेचना के क्रम में कही जा सकती है। हो सकता है कोई दूसरा माहौल मिलता तो वे इंजीनियर, कलाकार, फुटबॉल प्लेयर, हॉकी का कैप्टन बन सकते थे, मगर संजोग की बात है उन्हें ऐसा मौका पूरे जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। यह दृश्य मुझे ब्रिटिश उपन्यासकार और आलोचक निबंधकार जॉर्ज ऑरवेल के 1937 का एक निबंध जिसका नाम डॉन द माइन की याद दिलाता है, खासकर उस लेख के अंत की उस पंक्ति की जो इस प्रकार है, आप और मैं, दरअसल हम सब की जिंदगी की शालीनता जमीन के भीतर हाड़ तोड़ते उन मजदूरों की देन है जिनका गला कोयले की गर्द से भरा होता है, आंखें काली हो चुकी होती है और जो अपने पेट और बाहों की लोह मांसपेशियों के दम पर बेलचा आगे चलाते हैं। जहां जमीन के भीतर की जगह सड़क पर रख दीजिए और बेलचा की जगह साइकिल कर दीजिए तो जॉर्ज ऑरवेल के वाक्य का एक एक शब्द अक्षरशः सही है। हमारा देश राज्य के किसी भी स्थान पर ये लागू हो जाएगा। मैं मानता हूं कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना सौगात नहीं है और यह रेवड़ी भी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा देश के संयुक्त संसाधन कोष या राज्य की संचित कोष से प्रदान की जाती है और नागरिक का इस पर पूरा अधिकार होता है। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के प्रति संकीर्ण और नकारात्मक आम सहज समझ बनाने में अभिजात तबके के, एरिस्टोक्रेट तबके के और उनकी पैरवी करने वाले मुख्य धारा के कुछ लोग होते हैं, विभिन्न रूपों में का भूमिका रहता है। उद्योगपतियों को जब औने पौने भाव में हम जमीन, टैक्स, हॉलिडे या सब्सिडी मिलते रहे तो इसके लिए सपोर्ट में तमाम नैरेटिव गढ़े जाते हैं। हमें यह समझाया जाता है कि इन इंसेंटिव में जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन
तब यह सवाल पब्लिक मनी से इंसेंटिव लेने वाले इन पूंजीपतियों से पलटकर कोई नहीं पूछता कि वास्तव में उन्हें पब्लिक मनी से मिले इंसेंटिव से कितना जॉब क्रिएट हुआ या नहीं। यह पब्लिक मनी के सपोर्ट से जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उससे मिली सैलरी में एम्प्लॉय एवं एम्प्लॉयर के बीच जमीन और आसमान की अंतर होता है। जिनके मेहनत से और जिनके मेहनताना से, जिनके परिश्रम से, जिनके शरीर के ऊर्जा के निक्षेप से वे उद्योगपति सामान को बना करके दुनिया के बाजारों में बेचते हैं और उनसे जो मुनाफा कमाते हैं, और उन मुनाफा जिनके मेहनत से बना हुआ व्यक्ति है उनको उचित मिलता है क्या? यह भी एक सवाल है। हमारे देश कॉरपोरेट प्रॉफिट वृद्धि दर जहां 22% है, वहीं कॉरपोरेट के द्वारा दिया गया एम्प्लॉयमेंट का वृद्धि दर मात्र 1.5% है। दूसरी तरफ अगर गरीब और नीचे तबके के मध्य वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिल जाए तो उच्च तबका के लोग यानी एरिस्टोक्रेसी कल्चर के लोग तिल मिला जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि सामाजिक सुरक्षा मानव क्षमता और राष्ट्रीय विकास में एक रणनीतिक निवेश है। महामारी के दौरान अमेरिका सरकार ने अपने नागरिकों को कई सौ अरब डॉलर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया था। बाइडेन प्रशासन ने आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए प्रति पात्र व्यक्ति को $1400 का प्रोत्साहन चेक जारी किया था, यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के 25 दिसंबर 1949 को अपने विचारोत्तेजक भाषण में इस बात को बड़े धारदार अंदाज में कहा था, बिना समानता के स्वतंत्रता का मतलब होगा ज्यादातर लोगों पर चंद लोगों का प्रभुत्व। बिना स्वतंत्रता के समानता का मतलब होगा व्यक्तिगत पहल के लिए गुंजाइश का न होना, और बिना बंधुता के स्वतंत्रता और समानता स्वभाव का हिस्सा नहीं बन सकते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करते जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारा पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, पर अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अंतर मन से न मानते हुए उसको नकारते रहेंगे। समय आ गया है कि हम दृढ़ता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ में जोड़ें। हमारी सामाजिक सुरक्षा योजना हाशिए पर मौजूद वर्गों पर खर्च योग्य आय प्रदान करके अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। यह गुणक प्रभाव मल्टीप्लायर इफेक्ट न केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों को बल्कि पूरे समुदायों को लाभान्वित करता है। जब लोगों के पास बुनियादी आर्थिक सुरक्षा होती है तब वे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश करते हैं। ये योजनाएं सौगात रेबड़ी नहीं बल्कि स्मार्ट आर्थिक नीति है। आज़ादी के 75 वर्ष में भारत परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऑटो सेक्टर में कई कीर्तिमान गढ़े। आज भारत बिलियनरी के संख्या बढ़ी। आंकड़े में यह बताते हैं भारत के 1% अमीर लोगों के पास देश का कुल 58% संपत्ति है। 10% अमीरों के पास 80% संपत्ति है। वहीं पर सबसे नीचे तबके के 50% लोगों के पास 3% संपत्ति धारित है। जब हम 1940 के दशक में झांकते हैं तो पाते हैं उस समय 1% अमीरों के पास राष्ट्र का कुल 20.07% संपत्ति का पास था। इसका मतलब यह है कि इसके काफी वृद्धि हुई है। आज हम कॉरपोरेट का ग्रोथ रेट, बिलियनरिटी के साथ आय वृद्धि दर, आम आदमी का आय वृद्धि दर का आंकड़ा देख सकते हैं। आज हमारे देश का आय समानता का इंडिकेटर गिनी नो कोएफिशिएंट की स्थिति क्या है? यह बहुत ही दयनीय है। मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जो खनिज संपदा, वन संपदा से परिपूर्ण है और हमें पूरे देश में मानव बल के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में माना जाता है। इन सब के बावजूद हमारे राज्य का सीडी रेशियो देश के रेशियो से लगभग आधी है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति औसत आय के आधे से भी कम है।
झारखंड का मानव विकास सूचकांक भी राष्ट्र औसत से कम यानी 0.64 के स्थान पर 0.59 है। इसी प्रकार झारखंड के अन्य इंडिकेटर्स शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे परिस्थितियों से जाहिर है कि हमारे राज्य में लगभग 70% लोग ठीक ढंग से मूलभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कई ऐसे योजनाओं का निर्माण किया जो सामाजिक और आर्थिक समानता के दृष्टिकोण से अत्यंत सराहनीय है। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किया, जो 18 वर्ष के आयु वर्ग से लेकर के 49 वर्ग के आयु वर्ग के महिलाओं को प्रति महीना 2,500 रुपया देने का काम हमारे सरकार ने कर रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा है, जब हम लोग गांव के पाठशाला में पढ़ते थे और गांव में पाठशाला के पढ़ने के क्रम में जो हमको कई किलोमीटर का रास्ता या फासला तय करके स्कूल जाना पड़ता था, तो जाने के क्रम में अपने माताओं से मांगते थे कि हमें भी नाश्ता करने का, या वहाँ चॉकलेट और बिस्कुट बिक्री होता है, खरीदने के लिए कुछ पैसा दो। हमारे माताओं के पास, हमारे बहनों के पास, हमारे नानी के पास, हमारे दादी के पास सामर्थ्य नहीं होता था कि उन्होंने हमें चॉकलेट और बिस्कुट खरीदने के लिए पैसा दे पाते थे। उनके मन में तकलीफ होता था। इतना आर्थिक विसंगतियों के साथ हम लोग जीते थे। ऐसे परिस्थिति को, ऐसे अर्थनीति को देखते हुए हमारे सरकार ने इस तरह का योजना को हमारे राज्य में लागू किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रेवड़ी का जिक्र कुछ वर्ष पूर्व किया था एवं कैश ट्रांसफर तथा आधार इंसेंटिव को रेवड़ी की संज्ञा दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में फ्री बायस मामले में अपना ऑब्जर्वेशन में दिया था कि फ्री बायस और कल्याणकारी योजना दोनों अलग अलग हैं, दोनों संतुलन बनाने की जरूरत है। कुछ लोग इसे अनावश्यक मानते हैं, कुछ तो फिजिकल डिजास्टर की संज्ञा भी देते हैं, राष्ट्र के विकास में बाधा मानते हैं। हमारे राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए, मेधावी छात्र छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से 15-15 लाख की लोन देते हैं। वैसे मेधावी विद्यार्थी जो पैसा के अभाव में स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, वैसे विद्यार्थियों को सरकार 15 लाख रुपया लोन देते हैं ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डिप्टी कलेक्टर बने और उच्च शिक्षा में शिक्षा हासिल कर सकें। और इसको लौटाने का, रिटर्न करने का भी एक समय सीमा निर्धारित नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अत्यंत नगण्य किया गया है ताकि विद्यार्थी पढ़ लिख करके जब नौकरी पेशे में जाएंगे तो वे ठीक ठाक ढंग से इसको रिटर्न कर सकें। इसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये निश्चित रूप से उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए ये रेवड़ी कल्चर का अंश नहीं है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, इसी के साथ मैं अपना बातों को समाप्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने और एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है मारांग गोम के पारदेशी स्कॉलरशिप। ये ऐसे योजना है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी अच्छे हैं, मेधावी हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो विदेशों के और अच्छे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को सरकार अपने खर्च से उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम करेंगे और उनका सारा व्ययभार, सारा खर्च हमारे राज्य सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको उठाने का निर्णय लिया है। और मैं आपको बता करके मुझे खुश अनुभव हो रहा है कि आज हमारे प्रदेश से कई दर्जनों विद्यार्थी आज विदेश बाहर के विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में अध्ययन कर रहे हैं। आप इसी तरह से जानते हैं, इसी पुणे के ही धरती पर जन्मी सावित्रीबाई फुले योजना जो महिला शिक्षा का सशक्तिकरण के लिए पूरे देश और विश्व में माना जाता है, हमारे राज्य के अंदर में भी ये सावित्रीबाई फुले योजना चलता है। और 8 से लेकर के 12 वर्ष और 18 से लेकर 19 वर्ष के बालिकाओं को 40,000 रुपये प्रदान की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है किस तरह का योजनाओं को मात्र राज्य के कोष पर वित्तीय बोझ समझा जाए अथवा आवश्यक सहारा इस योजनाओं को कुछ अस्त्र शास्त्रियों का आधार है या नहीं। हम जानते हैं कि 1930 के दशक में जब महामंदी फैली थी तो पूरे विश्व में इसके चपेट में आ गया था और क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी जो मूलतः सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड पर आधारित थी,
वह महामंदी की व्याख्या नहीं कर सकी, तब ब्रिटिश शास्त्री जेएम नीज ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर बल दिया। तब सृजित डिमांड बढ़े और लोगों को आर्थिक क्षमता का मदद उन्होंने करने का काम किया। आर्थिक विशेषाधिकार का व्यक्तिगत प्रतिभा से बहुत कम संबंध होता है। हमें हमारे रुझान, हमारी सेहत, हमारी विरासत और अन्य आर्थिक संपदाएं कमोबेश ऐसे बहुत सी बाहरी आकस्मिकताओं पर निर्भर करती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारी शिक्षा भी अपने प्रयासों की तुलना में विरासत से मिले विशेषाधिकार, हमारे माता पिता, शिक्षकों के प्रयास तथा अवसरों को ज़्यादा प्रदर्शित करती है। यदि हमारा स्थिति व्यक्तिगत प्रतिभा से ज़्यादा संजोग पर निर्भर है तो निश्चित रूप से विशेष स्थिति वाले लोग की पीछे छूट गए लोगों के लिए एक जिम्मेदारी अवश्य ही बनती है। दरअसल यही भारत के सक्रिय सामाजिक नीति के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है। आर्थिक लोकतंत्र से ही समावेशी विकास संभव है। समावेशी विकास से ही देश और राज्य में अमन चैन स्थापित हो सकता है। अमीरी गरीबी की जो खाई है उसमें कमी आ सकती है और साधारणतः मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त हो सकता है और देश में व्याप्त वैमनस्यता मिट सकता है और लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बनाया जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कमजोर तबके के व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कतई रेबड़ी संस्कृति नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है। लोग कहते हैं भय, भूख और बोझ, दर्द और मायूसी, क्या यही उनके लिए आज़ादी है? और मैं इन तमाम कुरीतियों को और बुराइयों को अपने देश से जब तक नहीं मिटा पाएंगे तो हम विश्व गुरु कह करके, लक्ष्य दिखा करके छोड़ देने का बराबर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी में विराम देता हूं और आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts on Revdi culture.